हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा कि हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे अब देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप समझ ही रहे होंगे, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये पॉलिटिकल सिंबल्स जो है इसके बारे में जान लेते हैं। The majority of men and women in the 18th century could not read or write. उस समय यूरोप में भी शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इसलिए 18th सेंचुरी में बहुत सारे पुरुष और महिलाएं ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. इसलिए important ideas को communicate करने के लिए symbols यानी फ़ोटो इस्तेमाल की जाती थी बजाय लिखने के, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ रहता तो फिर उसको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना आता नहीं है तो समझ में भी नहीं आएगा फिर तो कुछ भी, इसलिए इस तरह के symbols का इस्तेमाल किया जाता था। The painting of Lee Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Right. Let us try to read these symbols. और जो Declaration of Rights था यानी अधिकारों का जो डिक्लेरेशन था उसको समझने के लिए ये जो पेंटर हैं जिनका नाम ली बार्बियर है, उन्होंने क्या किया, सिंबल्स का इस्तेमाल किया। क्या सिंबल इस्तेमाल किया? पहला देखिए, ये क्या है, ब्रोकन चेन। ये देखिए चेन जो है टूटी हुई है। इससे क्या मतलब समझ में आता है? चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। पहले क्या होता था कि जो दास होते थे ना, स्लेव्स कहते हैं दास को, तो जो दास या नौकर हुआ करते थे तो वो दास प्रथा ख़त्म कर दी गई, तो उसको दिखाने के लिए ये टूटी हुई चेन का इस्तेमाल किया गया। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि ये चेन टूट गई और ये नौकर जो है अब अपने मालिकों से फ्री हो गया है, यानी वो अब कहीं भी जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, कैसे भी कमा सकता है। दूसरा सिंबल जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ वो था द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। One rod can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. अब ये क्या है, ये सिंबल क्या दिखाता है? हमारे यहाँ भी बहुत ही पुरानी कहानी भी आपने सुनी होगी कि एक अमीर व्यक्ति के 4 बेटे थे और उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे जब बीमार पड़ गया, मरने लग गया, तो बेटों को बुलाकर कहा कि भाई आप ऐसो मैं एक एक लकड़ी उनके हाथ में दी और कहा कि इसको तोड़ो, तो सबने तोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ भी ये सिंबल यूज़ किया गया है कि वन रॉड कैन ईजिली ब्रोकन, एक लकड़ी टूट जाएगी, लेकिन जब बेटों को कहा गया कि वे सारी चारों लकड़ियाँ बांध दो और बांध करके तोड़ो, तो उनसे नहीं टूटी। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो लकड़ियों का एक बंडल बना हुआ है, बट नॉट एन एंटायर बंडल, आप पूरे बंडल को तो नहीं तोड़ पाओगे, है ना। तो ये क्या दिखाता है, क्या समझाता है आपको? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मिलजुल कर रहोगे तो ताकतवर रहोगे। उसके बाद है देखिए आँखें, और आँखों के चारों तरफ जो है रेडिएटिंग लाइट है, रोशनी दिखाई गई है, ऐसे छोटे छोटे डॉट दिखाए गए। देखिए नज़दीक से देखने पर आपको दिख जाएगा, ये चारों तरफ क्या है, रोशनी दिखाई गई है। इसका मतलब क्या है? द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट और दैट ऑल सीइंग आइज स्टैंड फॉर नॉलेज, यानी कि आप देखते हो तो आपको ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें आँखों के थ्रू आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। द रेज ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, और फिर आपको जब ज्ञान मिलेगा तो जो शिक्षा जो आप अनपढ़ हो, अनपढ़ के रूप में जो अंधकार है वो दूर होएगा, है ना, इग्नोरेंस आपकी दूर होएगी। जो एक बादल आपकी तरफ घिरे हुए हैं अज्ञानता के, वो दूर हो जाएगी। ये दिखाता है कि आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी। तीसरे क्या है, सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये जो सिंबल बनी हुई है ये राजा की ताकत को दिखाता है। उसके बाद स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, तो यहाँ पर एक स्नेक बना हुआ है और उसकी पूँछ जो है उसके मुंह के अंदर है। ये देखिए इसका मुंह है, इसके अंदर इसकी पूँछ है।
क्या दिखाता है? सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। एटर्निटी को दिखाता है, यानी ईश्वर को दिखाता है जिसका कोई अंत नहीं है। आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आत्मा कभी नहीं मरती। आदमी मर जाता है, लेकिन फिर क्या आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है, और इस तरह से लाइफ सर्कल जो है चलता रहता है। उसके बाद क्या है? रेड फीरियन कैप वोर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये कैप जो है वो नौकर दास लोग पहनते थे फ्री हो जाने के बाद। ये इसको रेड फीरियन कैप कहा हाँ, फ्रीजियन कैप कहा जाता है। ब्लू, वाइट, रेड, ये 3 कलर जो हैं वो क्या हैं? नेशनल कलर हैं फ्रांस के। विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये क्या है? एक पंख लगी हुई महिला को दिखाया गया है जो कि कानून को दिखाती, कानून को पर्सोनिफाई किया गया। हमारे यहाँ भी किया गया है कानून को पर्सोनिफाई इन महिला के रूप में। आप देखते ही होंगे जहाँ पर भी अदालत की बात आती है वहाँ पर दिखाते हैं कि एक आंखों में पट्टी बांधी हुई महिला होती है जिसके हाथ में तराजू होता है ना। तो यहाँ पर इनका जो सिंबल है लॉ का, वो ये महिला है फ्रांस में, है ना। द लॉ टैबलेट, ये क्या है? ये लॉ टैबलेट है। इसमें क्या कहा गया है, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, वो था कि लॉ इन द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लॉ सबके लिए, लॉ के सामने सभी क्या हैं? बराबर हैं। लॉ सबके लिए समान है। तो पिछली क्लास में जब हमने ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न पढ़ा था, तो इसमें ये भी चीज़ पढ़ी थी कि सभी के लिए जो डिक्लेरेशन है ये बताता है ये सभी के ऊपर, सभी फ्रांसीसी नागरिक के ऊपर लागू होता है ना। आपको याद ही होगा। अब चलिए हम आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका 3rd पार्ट, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। यानी कि फ्रांस में राजतंत्र को हटा दिया गया और वो एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब आप समझते ही होंगे, तो मतलब होता है इसका गणतंत्र। तो एक गणतंत्र बन गया। अब देखिए गणतंत्र का क्या मतलब होता है, आप समझते ही होंगे। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ एक प्रॉपर संविधान होता है और संविधान के अनुसार देश चलता है। The situation in France continued to be tense during the following years. आने वाले सालों में फ्रांस में स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंस थी, बहुत टेंशन थी वहाँ पर, तनावपूर्ण थी। Although Louis XVI had signed the Constitution, वैसे तो लुई 16 ने जो था संविधान के ऊपर साइन तो कर दिया था। He entered into secret negotiation with the King of Prussia, लेकिन एक तरफ तो उसने संविधान में लोगों के सामने साइन कर दिया, दूसरी तरफ गुप्त रूप से उसने किंग ऑफ प्रूसिया यानी प्रूसिया के राजा के साथ वार्ता करना शुरू कर दिया। Ruler of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789. और सिर्फ प्रूसिया के राजा से ही उनकी बातचीत नहीं हुई, बल्कि और भी पड़ोसी देश जो थे वो भी फ्रांस की जो बातें हो रही थीं उस पर वो चिंतित हो रहे थे। और इसलिए उन सब ने प्लान बनाया कि वो सेना भेज देंगे ताकि जो गर्मियों 1789 की गर्मी से जो ये सब कुछ घटनाएं फ्रांस में हो रही हैं उसको रोका जा सके। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. लेकिन इसके पहले भी कुछ हो सकता, नेशनल असेंबली ने एक वोटिंग की और वोटिंग 1792 अप्रैल में हुई थी और इन्होंने कहा कि हम प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे। Thousands of volunteers thronged from the province to join the army. और फिर क्या है, हजारों लोग जो है एकदम स्वेच्छा से, वॉलंटियर मतलब अपनी मर्जी से, है ना, इकट्ठा हो गए अपने अपने प्रोविंस में ताकि आर्मी को ज्वाइन कर सकें। यानी कि राजा कुछ करे इसके पहले जनता ही खड़ी हो गई।
They saw this as a war of people against kings and aristocracy all over Europe. और सारी जनता ने ये समझ लिया कि ये जनता की लड़ाई राजाओं और राजतंत्र के विरुद्ध में है, जो कि पूरे यूरोप में है। यानी यूरोप में उस समय ज़्यादातर देशों में राजतंत्र ही था। Among the patriotic song they sang were the Marseillaise, composed by poet Roger de Isel। और उस समय क्या था कि देश में देशभक्ति गीत गाई जाती थी। एक गीत था जिसको मार्सेलीज कहा जाता था, और इसके जो राइटर थे, कवि थे, उनका नाम रॉजर डी आइजल था। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। अब इसे मार्शलीज क्यों कहा जाता है? मार्शलीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार मार्शलीज नाम की जगह पे जो लोग थे इकट्ठा हुए और उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको गाया था, इसलिए इसका नाम ही मार्शलीज रख दिया गया। और ये लोग क्या थे, वहाँ से बिल्कुल ही मार्च करते हुए पेरिस आए, और इसी वजह से जैसा कि मैंने बोला कि इस जगह से लोग चलकर पेरिस आए थे वॉलंटियर करते हुए इस चीज़ के लिए कि वो लड़ेंगे, सेना में जाएंगे। तो इस वजह से इस जो राष्ट्रभक्ति गीत था उसको मार्सेलीज ही कहा जाने लगा। द मार्सेलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इस तरह से मार्सेलीज अब भी फ्रांस का क्या हो गया, राष्ट्रीय गीत बन गया है। द रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ टू द पीपल। अब ये क्रांतिकारी युद्ध तो हुआ, लेकिन इससे बहुत लॉस हुआ जनता को, और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी भी लोगों को फेस करनी पड़ी। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, सारे पुरुष तो निकल कर युद्ध करने के लिए चले गए थे। वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। महिलाएं घर पे रह गई थी, अब उनको घर चलाने का सारा इंतज़ाम करना था, एंड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज़, और अपने परिवार को देखना था। Large section of population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of society। और ज़्यादातर लोग जो थी, आबादी थी, वो इस बात से बिल्कुल कन्विंस थी कि ये क्रांति जो है वो चलती रहनी चाहिए आगे तक, जो कि संविधान 1791 में बना था, और पॉलिटिकल राइट जो थी सिर्फ अमीर लोगों को के समाज को दिया गया था। आपको याद ही होगा कि 3 दिन की जो तनख्वाह होती है देने लायक, टैक्स देने लायक जो व्यक्ति थे, तो उन्हीं को वो अधिकार मिला हुआ था, है ना। अब क्या था कि लोग जो है पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। लोग पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे, वहाँ पर बैठकर बहुत सारी बहस होती थी, जनता लोग बैठकर बहस करते थे, और उसके बाद क्या होता है, वो ये सब डिस्कस किया करते थे कि सरकार कैसी पॉलिसी बनाए और आगे वो कैसे अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, कैसे चलेंगे, वो लड़ेंगे कैसे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ जैकोबिन्स। इसी तरह का एक क्लब जो कि बहुत सफल हुआ, उसको जैकोबिन क्लब्स के नाम से जाना जाता है, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। और इसका नाम जो है कॉन्वेंट के सेंट जैकब थे, उन्हीं के नाम पर, पेरिस में उन्हीं के नाम पर इसका नाम जैकोबिन्स रखा गया। Women too had been active throughout this period, formed their own club। महिलाएं भी इस टाइम बहुत एक्टिव थीं और उन्होंने अपना क्लब बना लिया था। Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand। इसके बारे में, महिलाओं ने जो क्लब बनाया और ये सब किया, इसमें पूरी तरह से एक्टिव रहीं, इसके बारे में हम सेक्शन 4 में भी जो चैप्टर का है उसमें पढ़ेंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब कैसे काम कर रहे थे और कौन कौन से उसमें बहुत एक्टिव मेंबर्स थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
और इससे चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। बीच बीच में मैं MCQ भी डालती रहूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में भी आसानी हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि 20 MCQs आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपके आएंगे, हाफ ईयरली में भी और फाइनल में भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अभी से तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आप एक अभी से कॉपी बना लीजिए, और जितने MCQ मैं डालती हूँ मेरे से या और दूसरे टीचर्स भी डालते रहते हैं, कहीं से भी आपको MCQ मिले उसको आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि पूरे साल की आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।